So hello guys, here I am with the lecture number 2 of ionic equilibrium. I hope आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और उसके बाद आप सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। और नोट्स मैं कहूँगा फिर से आपको कि प्रॉपरली बनाते रहे। और पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताए, के ए क्या होता है, के बी क्या होता है, के डब्ल्यू क्या होता है, पीएच क्या होता है, पी के ए पी के बी के बीच के रिलेशन, पीएच पीओएच के बीच के रिलेशंस, नॉर्मल एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, के डब्ल्यू ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीएच कैलकुलेशंस। और आप कह सकते हो कि चैप्टर जो है वो यहाँ से ठीक तरीके से स्टार्ट हो रहा है ना। वैसे नॉर्मली जो मैंने पहले लेक्चर में आपको कराया है वो नॉर्मली कराने में आपने देखा होगा 2-3 लेक्चर लगभग लग जाते हैं उतना करने में, है ना। आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है आइनिक तो, बट हमने कोशिश की है कि ढंग से और सही समय में आपको कराया जा सके। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो पोर्शन है ना पीएच कैलकुलेशंस का, ये बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। ये बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर इसमें ना इतने सारे केस बन जाते हैं कि हमको याद ही नहीं हो पाता है। अरे भाई, केस आपको याद ही थोड़े ना करना है। क्यों करना है केस? याद ही नहीं करना है केस आपको, है ना। आपको ये बात समझना है, केस याद करने का नहीं। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको मैं 2-4 केसेस बताऊंगा ना, उसके बाद अगला केस आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही तो होगा। वो फीलिंग आपको खुद ही आ जाएगी, देखना। और ये जो केसेस भी बने ये बहुत ही वैलिड अप्रॉक्सीमेशंस हैं, जिसका अंदाज़ा आपको खुद से हो जाना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेशन बढ़ाना चाहता हूँ तो मत करो अप्रॉक्सीमेशन। तो ये चैप्टर में हम आगे बेटा यही करने वाले हैं कि कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमें वैलिड अप्रॉक्सीमेशंस लेने हैं। अगर आपको ये कला आपके में आ गई कि आप वैलिड अप्रॉक्सीमेशंस ले पा रहे हैं, तब फिर हो गया। फिर आइनिक इक्विलिब्रियम बहुत परेशान आपको नहीं करेगा। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने पड़ेंगे, बट जो की है वो यही है कि कब अप्रॉक्सीमेशन लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ऑफ आइनिक इक्विलिब्रियम एंड स्टार्ट विथ पीएच कैलकुलेशंस। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बट आप बहुत आराम से समझ पाएंगे उन केसेस को। तो चलो पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच की मैं बात करता हूँ। अब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग मतलब वो जिसका के ए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर पहला केस बनाऊं तो मैं ये कहता हूं कि ये कोई केस बहुत मुश्किल नहीं है। पहला केस मैं ये कहता हूं कि जो एसिड है वो बहुत डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए अभी बात करते हैं। बहुत डाइल्यूट अगर नहीं है और जैसे कंसंट्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁻⁶ है, लगभग इससे बड़ी कंसंट्रेशन है एसिड की, और एट द सेम टाइम के ए इंटू सी भी ग्रेटर देन है 10⁻⁻12 के। अच्छा सर, ये कंडीशन क्यों लगा दिए? खैर, ये कंडीशन यहां से भी क्लियर हो रहा है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो के ए इंटू सी इससे बड़ा होगा ही, है ना। ये कंडीशन इसलिए लगाई गई है बेटा कि क्या पता आपका के ए बहुत छोटा हो, के ए बहुत छोटा हो, इस वजह से आपको ये कंडीशन लगाई गई है। तो सर ऐसा कंडीशन होने से क्या होता है, चलो देखें क्या होता है। सपोज करो आपको दिया गया सिंपली 10⁻⁻² मोलर HNO और बोला गया कि भाई देखो इसका आपको निकालना है पीएच। तो सबसे पहले आपने देखा कि हाँ, कंसंट्रेशन तो काफ़ी बड़ा है 10⁻⁻⁶ से। दूसरी चीज़ आपने देखी कि जो के ए इंटू सी वाला फैक्टर है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका के ए छोटा कैसे होगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट तो इससे बड़ा रहेगा ही रहेगा, तो वो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब आपने क्या करना है बेटा कि आपने HNO3 लेना है और HNO3 को नॉर्मली इस तरह से डिसोसिएट कर देना है, H+ और NO3- एंड दिस इज 10⁻⁻²,
ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, और ये सिंस पूरा टूट जाता है, अप्रॉक्सीमेशन हम ये लेते हैं जो कि वैलिड है, तो ये बेटा ख़त्म हो जाता है और ये 10 रेज़ टू द पावर -2 10 रेज़ टू द पावर -2 होता है। ठीक है, अब आप अगर देखें तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -2, और यही आपको चाहिए होता है जब आपने pH निकालना है। जब आपने pH निकालना है तो आपको यही चाहिए होता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, एंड नाउ यू कैन कंक्लूड दैट pH इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 हो, बहुत डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। लाइक इफ यू हैव 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर HCl, तो its pH will be simply 3। हाँ, अभी मैं डाइप्रोटिक एसिड्स की बात जो है वो मैं थोड़ा बाद में करूँगा, लेकिन फिर भी सल्फ्यूरिक एसिड को लोग लेते हैं, उनको काफ़ी मज़ा आता है लेने में। आप भी चलो अभी फ़िलहाल ले लो, बट ये जो डाइप्रोटिक है सल्फ्यूरिक एसिड का भी जो स्पेशल केस है, मैं आपको इसको बाद में डिस्कस करूँगा जब मैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स करा रहा हूँ। बट ठीक है, फिलहाल के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड के डिसोसिएशन को कंप्लीट मान सकते हो, बट उसमें कितनी सच्चाई है, कितना अप्रॉक्सीमेशन है, उस पर चर्चा मैं थोड़े बाद में करूँगा, इसलिए मैं अभी स्टार मार दे रहा हूँ। तो अभी फिलहाल आप मान सकते हो कि यार 2H प्लस ये दे रहा है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 × 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर, और फिर आप इसका pH निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आप इसका pH निकाल सकते हो। बट इसमें ये जो एरर है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ड्यू टू सम रीजंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन इन दिस लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो देखते हैं। अभी फिलहाल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बट अगर आप H3PO3 या H3PO4 वगैरह को देखो कि आपके पास है 10 रेज़ टू द पावर -1 मोलर, तब आप इसको नहीं लिख सकते एज 3 × 10 रेज़ टू द पावर -1। ये तो इतना एरर आ जाएगा कि बहुत एरर आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एरर आ जाएगा। तो ऐसे वीक एसिड्स के लिए आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। लॉजिक और अच्छे से आपको आगे समझ आएगा। अभी फिलहाल कौन सा लॉजिक आपको समझना है बेटा? आपको ये समझना है, ये समझना है। ठीक है, अब चलो इसी में ना एक केस आगे बढ़ते हैं, केस 2। अब यहां मैं कंसंट्रेशन को लेस देन कर दे रहा हूं, 10 रेज़ टू द पावर -6 मोलर की। तो अभी ये स्पेशल केस है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझते हैं यहां पर क्या होगा। सपोज करो मैंने कहा 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलर HCl। ठीक है, तो 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलर HCl अगर मैंने कहा, और आपको इसका pH निकालना है। अगर आप ये पीछे वाले तरीके से ही डायरेक्ट देखें कि सर HCl ही तो है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर 8, विच इज़ इम्पॉसिबल। जैसे आप 8 बोलोगे, फिर बोलने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर आप देखें कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -6 से भी कम है। तो ऐसे केसेस में ना क्या होता है, जो वाटर से H प्लस आ रहा है उसे भी हमें काउंट करना पड़ता है। H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर शुड ऑल्सो बी काउंटेड। जी हाँ, क्योंकि वो जो H प्लस आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर -7 का अमाउंट में आ रहा है ना। 10 रेज़ टू द पावर -7 आ रहा है कंसंट्रेशन में H प्लस। हाँ, बोल सकते हो कि सर तो ये कॉमन आयन है तो वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा, जिस तरह से आपने केमिकल में पढ़ाया था। हाँ, होगा सप्रेस, बट ये कंसिडरेबली बहुत बड़ी कोई वैल्यू तो है नहीं। जो वैल्यू है तो वो बहुत फ़र्क नहीं आता। तो आप उसको अभी भी रफली 10 रेज़ टू द पावर -7 ही मानिए जो पानी से आ रहा है। मैं इसको कुछ इस तरह से पुट करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, सपोज करो आपके पास इक्विलिब्रियम ये वाली है ही नहीं, आपके पास ये वाली इक्विलिब्रियम है। सो दिस इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड नाउ। ये इक्विलिब्रियम आपके पास है। पीछे वाले केसेस में आप क्या कर रहे थे पता है? आपके पास
आपके पास पीछे वाले केसेस में आपके पास H प्लस अच्छा खासा था, मतलब 0.01 मोलर था मान लो, है ना। तो 0.01 मोलर आपके पास था। अब यहाँ पर ना H प्लस पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो इसकी डिसोसिएशन और सप्रेस हो जा रही है। और वैसे भी अगर ये फुल्ली भी टूट के आता ना तो वो 10⁻⁻7 ही देता। समझने की कोशिश करो, अगर ये फुल्ली भी टूट के आता है तो 10⁻⁻7 से ज़्यादा तो नहीं दे सकता H प्लस वाटर, है ना। और अगर आपने पहले से ही H प्लस रखा हुआ है इस अमाउंट में, तो अब वो 10⁻⁻7 भी नहीं देगा, उससे भी काफ़ी कम देगा। तो ऐसे केसेस में बेटा क्या किया जाता है कि आप अगर सोचें कि ये सर प्लस एक्स देगा और ये भी प्लस एक्स देगा, है ना, और फिर ये जो प्लस एक्स है ये बहुत कम है, तो रफली आप देखो इट विल बी 0.01, तो H प्लस रफली 0.01 ही रहेगा। ये जो x है ये नेग्लिजिबल है पानी से जो आ रहा है। बट अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं होगा। अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं ना यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पर आपके पास H प्लस है पहले से 10⁻⁻8 और यहाँ से भी निकल के आएगा। अब आप फिर बोलो कि सर मैं इसको x और x लेके मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं फिर x इंटू 10⁻⁻8 प्लस x इज इक्वल टू 10⁻⁻14 करके मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सर चाहते तो कर लो आप, बट मैं आपको बता दूं यहाँ भी जो x आपकी वैल्यू आएगी ना, ये आप रफली इसको 10⁻⁻7 ही मानिए, ठीक है। रफली ये वैल्यू इतनी ही आती है, थोड़ा ऊपर नीचे तो आएगा ज़रूर, बट उससे फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशंस में। सो डोंट डू दीज कैलकुलेशंस, रफली एज्यूम इट टू 10⁻⁻7। इस x को आप इतना एज्यूम करिए। तो अब अगर आप देखेंगे कि H प्लस जो है वो कितना है, अगर आपको फिर भी टाइम पास करना है आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो H प्लस कितना है, तो H प्लस है, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि Ka/C जब 10⁻³ से कम है तो वो हम एजम्पशन ले सकते हैं कि C-X इज रफली इक्वल टू C। तो उसके बाद मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था कि तब तक हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं जब एरर जो है वो 2-3-4% तक की एरर हो तो चलती है। तो बस उसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो H प्लस है 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁻7, ये H प्लस है। और जब आप ये H प्लस को लेके pH निकालोगे, जब आप इस H प्लस को लेकर जब आप pH निकालोगे, नेगेटिव लॉग वॉग लगा के जब आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू टू बी 6.96। ये कुछ ऐसी वैल्यू आपको आएगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले केस में हमने इस तरह का क्यों बनाया था। तो जब भी ऐसा हो तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख दे रहा हूँ कि H प्लस फ्रॉम वाटर इज नॉट कंसिडर्ड, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं जब ऐसा हो। बट ऐसे केस में यू नीड टू कंसिडर H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। तो अभी फिलहाल हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात की, एंड नाउ वी विल मूव टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो चलो उन पे आते हैं। ये दोनों केसेस आपको समझ आ गए। देखो बेटा बेस में भी ऐसा ही होगा ना, मैं बेस को अलग से फिर से एसिड कराऊं फिर बेस कराऊं, कोई सेंस नहीं बनता। बेस के लिए भी ऐसा ही होगा। चलो अभी मैं शुरुआत में 1-2 बार एग्जांपल दे दूंगा, बट आगे चल के मैं एसिड्स पे ही कराऊंगा बात। आप बेस खुद से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यही बेटा देता अगर 10⁻⁻² मोलर NaOH, तो यहाँ पर आप pH नहीं निकालेंगे डायरेक्टली, क्या निकालेंगे, POH। आप निकालेंगे POH बिकॉज दिस विल डिसोसिएट टू गिव OH माइनस आयंस एंड POH विल बी सिंपली 2 एंड pH प्लस POH हमने बताया 14 होता है, सो दिस विल बी pH विल बी 12। और इसमें भी बेटा अगर बहुत डाइल्यूट हुआ 10⁻⁻10 मोलर है मान लीजिए NaOH, ये केस 2, अगर ये इतना है तब आप क्या करोगे, तब OH माइनस विल बी 10⁻⁻10 कमिंग फ्रॉम हियर प्लस 10⁻⁻7। अच्छा अब ये मत बोलना कि सर इसको मैं इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दे रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा है, क्योंकि फिर तो आंसर आपका 7 आ जाएगा।
वो भी फिर अच्छा नहीं लगेगा ना यार, बेस आपने डाला है और आंसर आपका 7 आ जा रहा है, फिर बोलोगे सर मैं इसको और डाइल्यूट कर दूँ तो 7 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना 7, वो 7.000000 चलता रहेगा, 0.001 ऐसा करके जितना डाइल्यूट करते जाओगे, बट वो 7 से ग्रेटर ही रहेगा। हाँ, लेकिन अब आपके पास ऐसा कभी भी केस नहीं आएगा कि 10⁻30 m बोल के आपको NaOH और बोल रहा है बताओ pH क्या है। ऐसा ऐसा बकवास नहीं होगा, इतना समझदार एग्जामिनर है, ठीक है। तो ये सब ना सोचें आप। तो ये POH, अब इसके बाद आप इसकी POH कैलकुलेशन कर सकते हो, शायद ये 7.01 के आसपास आएगा कुछ, ठीक है। तो फिर pH भी इसी के रिस्पेक्ट में 6.99 pH आपकी आ जाएगी। गलत हुआ क्या? सॉरी, POH आएगा 6.99, ठीक है। POH आएगा 6.99, तो pH आपकी रफली 7.01 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो बेस में कुछ करना नहीं है, बस H+ की जगह OH- लगा देना है और आप POH निकाल लो, फिर pH के लिए 14 से माइनस कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो चलो अभी आते हैं बेटा वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स में। मोनोप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस, इसकी बात करते हैं। वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। सो देखो, सबसे पहले इसमें यही कंसिडर करते हैं अपन CH3COOH, CH3COH एंड ये CH3COH ये डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस एंड H+, ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है। मानो इसकी कंसंट्रेशन थी C, अब ये गया कितना C माइनस C अल्फा, फिर ये आया C अल्फा जो हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में किया था, ये हुआ C अल्फा, ये हुआ C अल्फा। अब आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ आप, ठीक है, C इंटू 1 माइनस अल्फा आप इस तरह से कुछ लिख रहे हैं, C इंटू 1 माइनस अल्फा आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं, और देन यू हैव Ka की वैल्यू, है ना। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा, ये सब तो आपको पता है, पहले से पढ़ाया हुआ है। दिस विल बी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, एंड देन ये आप कैंसिल करते हो और 1 माइनस अल्फा को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लिखते हो, बिकॉज Ka/C इज लेस देन और इक्वल टू 10⁻³ है, तो आप इसको ये लिख पाते हो डिसोसिएशन कम हुआ है, ठीक है। एंड देन अच्छा सर अगर नहीं हुआ तो तब फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब अल्फा आप नहीं हटाओगे। नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप क्या करो, यू एक्सपेक्ट दैट अल्फा इज वेरी स्मॉल, आप ऐसा मान लो, ठीक है, एक्सपेक्टिंग अल्फा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1 एंड एक्सपेक्टिंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी ना, अगर वो ऐसी आ गई 0.1 0.2 ऐसी वैल्यू आ गई, तो आप खबरदार हो जाइए कि यार देखो यार अल्फा तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, और ये 0.1 0.2 जो वैल्यूज़ हैं ये 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर करने वाली वैल्यूज़ नहीं है ना, कैसे इग्नोर कर दोगे आप? तो कुछ इस तरह से जाओ, बट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो वो छोटा होगा ही, और आप निकालोगे तो भी आप पाओगे कि हाँ यार ये तो 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, ठीक। जो थोड़ा क्वेश्चन और बनाएंगे ना हम इसके, तो और आइडिया अच्छे से लगने लगेगा। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स की बात हुई, अभी इसमें ना H+ आप निकाल सकते हो। तो देखो Ka = C अल्फा स्क्वायर, और H+ क्या था बेटा, H+ था C अल्फा। अब यहाँ से आप अल्फा को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट एज C इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, Ka/C का अंडर रूट ऑफ Ka/C विच इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। ये आपको मिल रहा है H+ का कंसंट्रेशन। सो हियर वी हैव H+ का कंसंट्रेशन एज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। अब आप इसमें डायरेक्ट यहीं से नेगेटिव लॉग लगा के निकाल लेना आंसर, बट अगर वो भी मैं कर दूं तो इट विल बी लाइक नेगेटिव लॉग ऑफ H+ विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इंटू C, बाहर आ गया मान लो हाफ,
and then you can write it as half into minus log Ka minus log Kc, sorry, minus log C, half minus log Ka minus log C, which is half into, what is minus log K? It is pKa minus log C. So this is the way how you can find the pH of a weak monoprotic acid. बहुत यूजफुल है ये फॉर्मूलाज, आपको नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चंस में बहुत बार यूज आते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट्स ध्यान रखो, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, H+C अल्फा है एंड इस तरह से आप pH निकाल पा रहे हैं। इसी तरह से बेटा अगर आप सिर्फ वीक बेस लो, तब अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं शुरू में वीक बेसिस को दिखा दे रहा हूँ करके, फिर आगे हम उसको नहीं देखेंगे। वीक बेस ले लो आप, अगर सपोज करो BOH आपका कोई वीक बेस है एंड यू जस्ट डिसोसिएट इट लाइक दिस, तो फिर यही C होगा, C माइनस C अल्फा इक्विलिब्रियम पर, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, तो देन योर Kb विल बी C अल्फा स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशंस के बाद दिस विल बी योर Kb। तो अभी H प्लस नहीं, अभी OH माइनस आएगा C अल्फा विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C, एंड इस तरह से POH आ जाएगा हाफ इंटू PKb माइनस लॉग C। ठीक है, तो बस pH की जगह POH निकाल पाओगे यूजिंग द सिमिलर प्रोसीजर्स दैट वी डिड फॉर द प्रीवियस केस। तो ये आपके पास हुआ। अभी ना इसमें एक बात और हम लेते हैं। अभी तो कंसंट्रेशन ठीक है, अभी तो ये वाला कंसंट्रेशन ठीक था, बट अगर इसी में ना कभी ऐसा हो जाए, इसी में ऐसा हो जाए कि कंसंट्रेशन आपकी ठीक है, मैं मानता हूं कंसंट्रेशन आपकी इससे बड़ी है, कंसंट्रेशन आपकी इससे बड़ी है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स, तो ये भी हो सकता है कि इसकी जो Ka है वो काफ़ी छोटी हो, है ना, कि इसकी Ka जो है वो काफ़ी छोटी हो। तो आप खुद ही सोचो, अगर Ka बहुत छोटा होगा, भले कंसंट्रेशन आपने ठीक लिया, लेकिन मान लो Ka बहुत छोटा हो गया, तब क्या करेंगे? तब तो बहुत कम अमाउंट में टूटेगा ना वो एसिड, तो वो बहुत कम अमाउंट में टूटेगा, तो हो सकता है वो H+ भी बहुत कम दे। तो वाटर वाले H+ को इग्नोर कर पाना संभव नहीं होगा। अगर आपका Ka बहुत छोटा है तो भले कंसंट्रेशन आपका बड़ा है, बट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बट अगर Ka इंटू C, देखो लॉजिक है भाई, है ना, लॉजिक है, ये आपको आ जाएगा, ये बाई ट्यूशन आ जाएगा, क्वेश्चन देख कर ही अरे हाँ यार ठीक है, कौन सी बड़ी बात, आ जाएगा ये, आप इस अंदाज में थोड़ा पढ़ें। तो बट Ka इंटू C इज ग्रेटर देन या इज लेस देन 10⁻⁻²। अगर ये इससे छोटा हो गया ना, तब क्या करेंगे? देन कंसिडर H+ coming from water as well, और वही मानिएगा 10⁻⁻7 ही मानिएगा, 10⁻⁻7 ही मानिएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, सो इन दिस वे हमने कुछ सिंपल वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनके पीएच कैलकुलेशंस की बात की, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीएच ऑफ सम पॉलीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है, सो पीएच ऑफ, अगला टॉपिक है ये, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स की पीएच एग्जाम्पल मैं लेता हूं H2A। ठीक है, H2A समझना अच्छे से, मैं हाइपोथेटिकल कोई एसिड ले रहा हूं और इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। देखो पॉलीप्रोटिक एसिड्स कौन है बेटा? जो 2 स्टेप में डिसोसिएट हो रहे हैं, 3 स्टेप में डिसोसिएट हो रहे हैं, वो है पॉलीप्रोटिक एसिड्स। इनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। देखिए H2A है,
अब ये 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है, ठीक है, एक H प्लस प्लस A माइनस, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट आप दिमाग से निकालिए। पहले तो आप अभी ऐसे सोचिए, Ka बड़ा है, Ka छोटा है, ऐसे बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वीक है, ऐसा है वैसा है, Ka बड़ा है, Ka छोटा है, ऐसे बोलिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आप आगे फर्दर जो चैप्टर चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से छूटा, और ये फिर Ha माइनस, ये भी फर्दर एक स्टेप में डिसोसिएट होगा। थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी जो हमने पढ़ा था ना बेटा प्रीवियस केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसका भी थोड़ा रोल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो H2A, H प्लस, और ये अभी मैं आपको एक चीज बता दूं जो हमेशा होगी, जो हमेशा होगी पॉलीप्रोटिक एसिड्स में, पॉलीप्रोटिक एसिड्स में हमेशा होगी कि Ka1 बहुत बड़ा होगा Ka2 से। दिस इज ऑलवेज वैलिड, ये डेटा ही कुछ ऐसा है कि ये हमेशा वैलिड रहेगा कि Ka1 बहुत बड़ा होगा Ka2 के कंपैरिजन में। क्या क्यों नहीं करना है इसको लेकर, वैलिड रहेगा, डेटा है, दिया हुआ रहेगा। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से समझाया जा सकता है, माइनस आ गया तो फिर एक और माइनस आना मुश्किल है वगैरह वगैरह, फालतू है वो सब, आप ये समझिए बस कि ये हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं इनऑर्गेनिक वाला माहौल बनाना नहीं चाहता यहाँ पर, अभी हम नॉर्मली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, मानो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है C, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है C। अब मैं अल्फा के टर्म्स में नहीं, एक्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो पूरा अमाउंट डिसोसिएटेड, तो ये है C माइनस एक्स सपोज, सो दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। अब ये Ha माइनस भी फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, सो दिस इज एक्स, सो दिस इज माइनस वाई, सो ये भी y और ये भी y। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, यहाँ भी आप x माइनस वाई लिखिए, फाइनली वो कैलकुलेशन में सब आ जाएगा ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहीं घूमे रहते हैं वो, और यहीं घूम जाओगे ना तो फिर बड़ा परेशानी हो जाएगा बेटा। कैसे घूमते हैं, मैं एक बार एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। उनको लगता है अरे यार ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये देखो हमने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो फिर हो सकता है यार इसकी अमाउंट थोड़ी कम हो गई है, तो ये और आगे आ जाएगा, फिर ये और आगे आ जाएगा, तो अरे यार H प्लस बढ़ जाएगा, तो फिर H प्लस बढ़ जाएगा, तो फिर ये और पीछे चला जाएगा। ऐसे नहीं सोचना होता है, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है। आप फाइनली ये सब कैलकुलेट हो जाएगा, आप बस इस तरह से लिख दें, फिर वो फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने देखा माइनस एक्स हुआ, ये एक्स बना और ये भी एक्स बना, ठीक है। फिर ये जो एक्स था वो डिसोसिएट हो गया वाई अमाउंट में, तो ये भी वाई, ये भी वाई। अच्छा, अब ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, एक ही दो अलग अलग इक्विलिब्रियम में, अमाउंट सेम होना चाहिए, एक्स माइनस वाई। और दूसरी बात ये है कि अगर ये एक्स है ये वाई है, तो एच प्लस टोटल यहाँ पे क्या माना जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ भी एक्स प्लस वाई, ये कुछ ऐसा माना जाएगा। अब आप देखें अगर एक बात, तो आप इसकी Ka1 लिख सकते हो, फिर आप इसकी Ka2 लिख सकते हो। आपको क्षण भर के लिए ऐसा लग सकता है कि सर C तो नोन है, जी हाँ C तो नोन है, तो Ka1 का एक एक्सप्रेशन आएगा, Ka2 का एक इक्वेशन आएगा, तो क्यों ना सर हम K1 का एक इक्वेशन बना, K2 का एक बना, दो इक्वेशन है सर, और दो वेरिएबल हैं, सिर्फ x और y तो दिख रहे हैं सर, तो सॉल्व कर लेते हैं सर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो पॉसिबल है। अरे नहीं करना है भाई ऐसा, ठीक है, हमें अभी अप्रॉक्सीमेशंस यूज करने, वो सॉल्व वॉल्व नहीं होंगे, बहुत मुश्किल इक्वेशंस बनेंगे वो सब, है ना, उन पे नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, मैथ्स थोड़े इन करनी है बस, हम मैथ्स को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं यूजिंग द कंसेप्ट्स। तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्या ये देखो ये हमेशा वैलिड है, यहाँ भी वैलिड होगा, हमेशा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अभी इसका मतलब क्या कि पहला वाला जो डिसोसिएशन का स्टेप है वो काफी ज्यादा एक्सटेंट में हुआ है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो अगर उसकी एक्सटेंट ज्यादा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x बहुत बड़ा है y से, ऑब्वियसली, क्योंकि फिर से कॉमन आयन भी लग रहा है ना, देखो कॉमन आयन भी लग रहा है कि x अगर पहले से ही इतना सारा आ गया है, तो ये अगर इंडिपेंडेंटली भी कहीं डिसोसिएट होता
तो जितना अमाउंट में H प्लस देता अब उससे भी कम देगा, बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है, H प्लस पहले से प्रेजेंट है। और ये कॉमन आयन इफेक्ट कोई बहुत अलग से पढ़ाने वाली टॉपिक नहीं है, ये ली चैटलर प्रिंसिपल वगैरह में आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, तो वो कॉमन सेंस है, कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वो, ठीक है, हर जगह लगेगा, बेसिक सी बात है, उसको आप समझिए। तो यहाँ पर क्या बोले बेटा, दिस इज एक्चुअली x एंड दिस इज ऑल्सो एक्चुअली x, ये भी x है, ये भी x है। अब यहाँ पर आप क्या कहोगे, अब यहाँ पर फिर से सर इसको भी x ही मानो ना, क्योंकि y तो छोटा ही है ना, और इसे भी आप x मानो। सो नाउ अभी चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई लग रही है, अभी थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई लग रही है। सर थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेशन कुछ बता दो तो मज़ा आ जाए। तो देखो बेटा, इस c माइनस एक्स को भी तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि स्टिल ये के ए बाई सी जो होगा ना, वो तो 10⁻³ से छोटा ही होगा, ये इससे तो छोटा ही होगा, के ए बाई सी 10⁻³ से तो छोटा ही होगा। इस वजह से आप यहाँ पर इस c माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली c भी लिख सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर वो c माइनस एक्स लिख के करना, बट क्वेश्चंस में रहता है ये, ठीक है, रहता है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि pH निकालो, तो आप क्या करेंगे pH निकालने के लिए, तो Ka1 को देखिए, तो Ka1 इज x इंटू एक्स अपॉन सी सिंपली। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू Ka1 इंटू सी एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू सी। तो ये तुम्हारा x है और यही तुम्हारा H प्लस का कंसंट्रेशन है। तो जब आप बेटा pH निकाल रहे होगे ना, तो बताओ वीक मोनोप्रोटिक एसिड में क्या फॉर्मूला बना था, वहां बना था हाफ pKa1 सॉरी pKa प्लस सॉरी pKa माइनस log C, ऐसा बना था, यहाँ भी वही बन रहा है, हाफ pKa1 माइनस log C। तो कंक्लूजन कुछ ऐसा है, कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि आप जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड्स की बात कर रहे हो और उसकी पीएच निकालनी है, ये हमेशा वैलिड होगा कि आपको सिर्फ पहले स्टेप को कंसिडर करना है, ठीक है, आपको सिर्फ पहले स्टेप को कंसिडर करना है। यस, सो कंसिडर ओनली द फर्स्ट स्टेप, only the first step while calculating pH for polyprotic वीक एसिड्स बोल देता हूँ, चलो थोड़ा Ka भी ना छोटा होना चाहिए, नहीं तो Ka बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ी परेशानी आ सकती है अप्रॉक्सीमेशंस लेने में, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में होगा। वहाँ पर Ka1 क्या होता है, मैं उसको भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं केस आपको बताऊँ सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये भी एक पॉलीप्रोटिक है। तो क्या सर यहाँ पर आपका ये जो आपने रूल बताया, अभी आपने कहा कि ये कभी वॉयलेट नहीं होता, ये जो आपने बताया, क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड के केस में वॉयलेट हो जाता है क्या? अभी मैं इनकी भी चर्चा करूंगा ना, इन पे भी चर्चा करूंगा, अभी थोड़ा सा आराम करें, अभी देखें। तो क्या सर ये सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या ये वॉयलेट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ वॉयलेट नहीं होता बेटा, लेकिन उसका जो Ka1 है ना, वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो Ka2 जो है वो Ka1 से छोटा है, Ka2 Ka1 से काफ़ी छोटा है, बट काफ़ी छोटा होने के बावजूद वो बहुत छोटा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है, देखिए कि अगर मैं कहूँ कि H2SO4 का केस देखूँ, तो दिस इज द स्टेप 1, सो दिस इज स्टेप 1। तो इसमें ये H प्लस और HSO4 माइनस इस तरह से छोड़ता है।
अब इसमें ना बेटा ये जो आपका Ka1 आप बोलते हो ये काफी हाई होता है, दिस इज वेरी हाई, 10⁻⁻8 के अप्रॉक्स या इससे भी थोड़ा ज्यादा ही रहता है, 10 वन के अप्रॉक्स इस तरह से वैल्यू रहती है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, काफी बड़ी वैल्यू है Ka1 की। और जब इसके Ka2 की बात करी जाए HSO4 माइनस, तो यहाँ पर आप H प्लस और HSO4 माइनस का सल्फेट बचता है, ठीक है, HSO4 माइनस सॉरी सल्फेट बचता है। और इसकी जो Ka2 है ये भी कोई बहुत छोटी नहीं है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻2 के अप्रॉक्स ये वैल्यू है। तो देखो आप ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं है कि आप इसको सेकेंड स्टेप को इग्नोर कर दें। जैसे अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, नॉर्मल एसिटिक एसिड की बात करूं तो वहां भी जो K होता है K1 ही होता है, वो होता है 10⁻⁵ के आसपास। और यहाँ इसका जो Ka है वो उस एसिटिक एसिड से भी 1000 गुना बड़ा है। तो जब हमने पीछे आपको ये बताया ना कि आपको अगर 10⁻² मोलर H2SO4 दिया गया है तो आप क्या करो, तब आप ऐसा सिंपली 2 × 10⁻² मोलर H प्लस ऐसा मान लीजिए। तो ये करते वक्त आप क्या मान रहे हो, ये बताओ, ये करते वक्त आप क्या मान रहे हो? आप ये मान रहे हो कि जो भी H प्लस आ रहे हैं वो दोनों स्टेप से कंप्लीट आ रहे हैं। तो क्या ये मानना ठीक है? सर पहले स्टेप में तो ठीक है, पहले स्टेप में ठीक है क्योंकि K1 काफी बड़ा है, 8 अप्रॉक्स बता रहा हूँ, शायद 9-10 के आसपास होता है, तो वो काफी बड़ा है। तो पहले स्टेप से तो मैं मान लेता हूं चलो कि पूरा H प्लस आ जाए, लेकिन दूसरे स्टेप से क्या पूरा H प्लस आएगा? ऐसा मान सकते हैं क्या? क्या पूरा H प्लस आएगा? नहीं सर, एग्जैक्टली पूरा H प्लस तो नहीं मान सकते, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ नंबर्स कुछ इस तरह से फंसते हैं ना इसमें कि नॉर्मली हम इसको ऐसा ही करते हैं, बहुत एरर नहीं आता फिर भी, ठीक है, आप देखना करके बहुत एरर नहीं आता है। तो सर क्या करें, एग्जाम में क्या करें? तो देखो जब इसका K1 K2 नहीं दिया गया है तब आप नॉर्मली ऐसे कर दो, ठीक है। बट अगर K1 K2 दोनों की वैल्यू दी हुई है तब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, तब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा और कुछ इस तरह से, ये C है तो पहले स्टेप में ना आप इसको पूरा डिसोसिएट करा दो, ये पूरा उड़ा दो, 0 कर दो और इसे C और इसे C कर दो, ठीक है, पूरा डिसोसिएट करो। फिर ये C लिखो और C माइनस एक्स करो, और ये पहले से ही C है, अब माइनस एक्स हुआ तो ये प्लस एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी, ध्यान से समझना। अब क्या लिखोगे बेटा? अब लिखोगे आप x इंटू C प्लस एक्स अपॉन C माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2 या वॉट एवर Ka2 इज गिवन, ये जो Ka2 है। और ध्यान रखो ये Ka2 बहुत छोटा नहीं है, Ka2 बहुत छोटा नहीं है, तो आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सर यहाँ C माइनस एक्स को इग्नोर ना कर दे, फिर वही बात आती है, वो इग्नोर तो तभी होता है जब Ka/C लेस देन 10⁻³ हो, क्या पता कंसंट्रेशन ऐसी ना दी हो कि इग्नोर कर पाओ आप, ठीक है। सो देयरफॉर बेटर डोंट इग्नोर द C माइनस एक्स C प्लस एक्स, और थोड़ा आप और एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। बट मैं बता दूं जनरली आप इसको ऐसे ही करेंगे, जनरली आप इसे ऐसे ही करेंगे। आई होप आपको इसकी दिक्कत समझ आ रही होगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा केस स्टडी टाइप पढ़िए, उसको उस तरह से समझिए। नंबर्स का ही गेम है, जहाँ अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा एरर ज़्यादा हो जाता है वहाँ थोड़ा सा हमें कुछ इस तरह से कंसिडर करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस डू वन थिंग कि एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ना हम एक ट्राइप्रोटिक एसिड लेते हैं, वीक है, और ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ बच गई हैं ना इस पे भी चर्चा करते हैं। देखो भी यहाँ पे अगर बेटा चर्चा करा जाए तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो Ka2 क्या नजर आ रहा है, Ka2 है x इंटू वाई अपॉन एक्स, तो क्या ये y Ka2 के बराबर हमेशा नहीं है? हमेशा है, मतलब ये जो A2 माइनस है वो हमेशा किसके बराबर हो रहा है? Ka2 के बराबर। क्या ये ट्राइप्रोटिक एसिड्स में भी होगा? या ट्राइप्रोटिक में सर वो जो थर्ड वाला जो नीचे बचेगा वो Ka3 के बराबर होगा, ऐसा होगा क्या? चलो देखते हैं, ठीक है।
चलो देखते हैं, एक ट्राइप्रोटिक एसिड लेते हैं, फिर कॉन्क्लूजन लिखेंगे। यहां तो हो रहा है, सेकेंड स्टेप वाला जो एनायन है वो Ka2 के बराबर है, तो फिर इससे ना बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है, तो मतलब सर जो ट्राइप्रोटिक होगा उसमें थर्ड स्टेप का जो फाइनल एनायन बचेगा वो Ka3 के बराबर होगा। देखते हैं इस बात पे कितनी सच्चाई है। चलो कुछ नंबर्स के साथ मैं बताता हूँ, ऑल्दो मैं कैलकुलेशंस यहाँ नहीं करूँगा, मैं कैलकुलेटेड वैल्यू है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट the concentration of all species present in 0.1 molar orthophosphoric acid solution, 0.1 molar orthophosphoric solution, and Ka1, Ka2 and Ka3 are given as follows। देखो ये छोटी ही है वैल्यू, ऑल्दो एसिटिक एसिड से अच्छा एसिड है, बट फिर भी K बहुत बड़ी नहीं है, 6.2 into 10 raised to the power minus 8 and Ka3 is 3.6 into 10 raised to the power minus 13। अभी मेरी एक बात सुनना, यहाँ पर we will not do all calculations, I will just tell you how to apply approximations, और मैं वैल्यू डायरेक्टली आपको बता दूंगा, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेटर लेके खुद से ट्राई कर सकते हो पहले, फिर देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप 1। तो फर्स्ट स्टेप 1 भाई कंसिडर, 3 स्टेप है वो तो आपको पता ही है, तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो H3PO4 डिसोसिएटिंग एज H प्लस एंड H2PO4 माइनस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 दी हुई है, फिर आप क्या करोगे इक्विलिब्रियम पर 0.1 माइनस एक्स, या फिर अगर अल्फा लेकर चाहते हो आप तो अल्फा लेकर कर लो, एक्स लेके चाहते हो एक्स लेके कर लो। चलो मैं अल्फा लेके कर देता हूँ, पीछे मैंने एक्स लेके किया, एक बार अल्फा लेकर कर देता हूँ, ठीक है। तो 0.1 अल्फा, सेम बात होती है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, सेम चीज होती है। दिस इज 0.1 अल्फा, दिस इज 0.1 अल्फा। तो कुछ इस तरह से हमने किया, इसको आपने 0.1 1 माइनस, देखना अभी मजेदार केस आएगा ना, ध्यान से देखना, दिस एंड दिस एंड दिस। अभी देखो आप, ये देखो बेटा, ये K1 जो है ये कैसा दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं है, तो बहुत छोटा नहीं है ना, तो ये जो अल्फा है इसको इग्नोर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो सेकेंड स्टेप था, मैंने कहा आपको कि ये देखो C माइनस एक्स को इग्नोर ना करो, एक्स जैसे है वैसा ही अल्फा है ना, तो इग्नोर ना करो। और मैंने आपको इस तरह से सॉल्व करने को कहा, क्यों? क्योंकि इग्नोर करते ना तो कुछ ऐसा होता, देखो मानो मैं इग्नोर कर रहा हूं, सपोज करो, ठीक है, तो सपोज करो, एक्सपेक्टिंग मैं लिख देता हूं, चलो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अल्फा इज लेस देन 1, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके करूं, तो ये फिर 1 माइनस अल्फा कटेगा, और फिर जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना बेटा इसके साथ, तो मेरे को जो वैल्यू मिल रही है अल्फा की, ये एक्सपेक्ट करते हुए जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो आप कर सकते हो यार। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.274। अब जब आपके पास ये वैल्यू आएगी ना तो आपको खुद ही ये रियलाइज हो जाएगा कि ये मैंने गलती की है, इसको मैं 1 के रिस्पेक्ट में देखो इग्नोर नहीं कर सकता, वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है। तो सर ये सही वैल्यू थोड़ी ना, अरे सही नहीं है लेकिन आसपास की तो है ना, सही नहीं है तो क्या हुआ, आसपास की है, जो एक्चुअल अल्फा होगा वो इसके आसपास होगा। तो 0.2 अगर ये आ रही है तो ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो आपको यहां क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे देन यू विल गेट अल्फा एज 0.24 और दिस विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से बेटा अल्फा आ गया तो आप H प्लस निकाल पाओगे। फिर आप कहोगे सर H प्लस तो सर वो तीनों स्टेप से आएगा ना, क्यों आएगा तीनों स्टेप से?
है ना। क्यों आएगा तीनों स्टेप से? दूसरा स्टेप जो है वो तो H प्लस बहुत ही माइनर अमाउंट में दे रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में दे रहा है, तो इग्नोर ही होता है, वो अभी आपको समझा दिया। तो ये आपका ऐसा है। तो इससे जो H प्लस कैलकुलेट कर कर आएगा वो आ रहा है बेटा सिंस 0.024, ये आपका H प्लस आ रहा है। एंड इफ आई नीड H3PO3 तो दिस इज 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यहाँ भी अल्फा इग्नोर नहीं हो रहा है। तो H3PO3 का जो कंसंट्रेशन, सॉरी H3PO4 का जो कंसंट्रेशन आ रहा है इक्विलिब्रियम पर, वो आ रहा है कुछ 0.076। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। देन चलो सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप तो क्लियर है सर, पहला स्टेप तो क्लियर है। अभी आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ये जो टूटेगा तो फिर क्या करेंगे? अरे सेकेंड स्टेप वाला इसको इफेक्ट नहीं करता यार, नहीं करता है। K2 बड़ा छोटा होता है उससे, बहुत छोटा होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2। तो जब स्टेप 2 की बात होगी तो विल इट बी लाइक दिस कि H2PO4 माइनस टूट रहा होगा H प्लस और HPO4 2 माइनस में, इसमें टूट रहा होगा। तो ये अभी आपके पास इनिशियली कितना था? 0.024, यही था ये रफली। यस सर, ये इतना था। अब क्या होगा? अभी ये माइनस आप y करो, उधर अल्फा लेके किया मैंने, अब चलो एक्स वाई लेके एक बार कर दे रहा हूँ, जो भी लो यार, वो कोई बड़ा डील नहीं है। माइनस y अगर मैंने लिया, सो दिस इज ऑल्सो y एंड दिस इज ऑल्सो y। तो क्या यहां मैं y लिखूं? क्या यहाँ y लिखूं ठीक होगा? नहीं, क्योंकि यार H प्लस तो पहले स्टेप से आया है, वो ज्यादा डोमिनेंट है ना, तो यहाँ y लिखना अच्छी बात नहीं है। तो H प्लस था कितना? H प्लस कितना था? 0.024 था। हाँ, उसमें प्लस y लिखो, लेकिन अगेन y इग्नोर हो जाएगा, Ka2 बड़ा छोटा होता है यार उसके कंपैरिजन में, तो y इतना ही रहेगा। यहां भी इग्नोर हो जाएगा बेटा, ये भी 0.024 रहेगा। अरे वाओ, यहां भी तो वही कंक्लूजन आ गया सर। सेकेंड स्टेप वाला एनायन, सेकेंड स्टेप वाला एनायन Ka2 के बराबर है। हाँ, देख सकते हो आप, Ka2 इज इक्वल्स टू सिंपली y। यस, तो सेकेंड स्टेप लिख दे रहा हूं मैं। सेकेंड स्टेप, क्या ये हमेशा होगा सर? जी हाँ, हमेशा होगा। अगर ये अप्रोक्सीमेशंस लग रहे हैं जो हमने लगाए हैं तो ये हमेशा होगा, भले वो पॉलीप्रोटिक कैसा भी पॉलीप्रोटिक हो। उसका सेकेंड स्टेप वाला जो एनायन है ना, वही कुछ इस तरह से गेम खेलेगा। सेकेंड स्टेप वाला एनायन ऑलवेज Ka2 के इक्वल होगा at equilibrium for any polyprotic acid, for any polyprotic acid which follows these approximations, or 99% of your acids will do, which follows these approximations, जो इन approximations को फॉलो कर रहे हैं। सो अभी हमने इसका अमाउंट भी देख लिया, K2 के बराबर है, विच इज इनसिग्निफिकेंट, कोई बहुत खास वैल्यू है नहीं। क्या थी K2 की वैल्यू, वो लिख देते हैं। एंड दैट वाज, क्या लिखा था इधर क्वेश्चन में, 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, ये आ गया। अब चलो थर्ड स्टेप भी देख लेते हैं, थर्ड स्टेप भी देख लेते हैं। तो स्टेप 3, दिस इज HPO4 2 माइनस, ये फर्दर डिसोसिएट होगा। अच्छा, मैंने इसको गलत तो नहीं लिखा ना कहीं, साइन वाइन, HPO4 2 माइनस है, ठीक है। तो दिस इज H प्लस एंड PO4 3 माइनस। तो अगर मैंने बेटा इसे ऐसा लिखा, तीसरे स्टेप में ये इनिशियली कितना है? 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस। सर ये तो इतना छोटा है सर। अब आप इग्नोर थोड़े ना करोगे सर, अगर मान लो ये आपका ये x अमाउंट में गया तो ये भी x आया, ये भी x आया, तो सर इसको आप इग्नोर थोड़े ना करोगे। देखो ये कितना छोटा है, अरे ये बहुत छोटा है यार, तो x तो और छोटा है, x और छोटा है, इग्नोर यहाँ भी हो जाएगा, इग्नोर करना पड़ेगा। आप फिर से वही काम करो जैसे मैंने सिखाया, एक्सपेक्टिंग, फिर देखना
आपको खुद ही समझ आएगा कि x बड़ा छोटा है, बहुत छोटा है x। तो यहाँ पर आप इग्नोर करेंगे, Ka3 बहुत छोटा होता है तो इसको आप यही लिखें। अब ये x की तो कोई वैल्यू नहीं है यार, प्लस 0.024 पहले स्टेप वाला h प्लस, तो यहाँ भी वही रहेगा 024 और ये x फिर से बचेगा। देखो ये थर्ड स्टेप में ये जो x है ना, ये K3 के बराबर नहीं हो रहा है। ये देखिए क्यों नहीं हो रहा है, आपके सामने है, ठीक है, नहीं होगा ऐसा। सेकंड स्टेप वाला हमेशा होगा, गेम देख रहे हो, ये नहीं होगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x विल बी, हमने यहां किया है दिस माइनस x, तो Ka3 को हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पर, Ka3 को Ka3 सिंपली लिख लो यार, Ka3 इज इक्वल टू x इंटू 0.024 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁻8। ये Ka3 है एंड इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैलकुलेट करोगे बेटा तो x आएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये बस एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़ों को कवर करने के लिए, समझ लो पढ़ा ही रहा हूँ इसके थ्रू। सो ये फॉस्फेट भी इतना आया विच इज अगेन इनसिग्निफिकेंट, कोई मतलब नहीं है इतने छोटे वैल्यू की। बट हाँ एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि यार फॉस्फेट कितना बचेगा, तो आप ऐसा देख सकते हो। तो ये रही बात आपके पॉलीप्रोटिक एसिड्स की। अब फर्दर जो केसेस हैं वी विल टेक इन लेक्चर नंबर 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े पीएच के केसेस हम ले लें। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पहुंचने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ही था तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।